अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अदील अजमत और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पाकिस्तान की बहुत सी एयरफील्ड्स को डैमेज दिखाया गया उनका, और ये शो किया गया कि पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। और इस सिलसिले में मुझे काफी कमेंट्स भी आए, और कमेंट्स ये थे कि आप भी कोई ऐसी वीडियो बनाए जिसमें इसको निगेट किया जाए या ये बताया जाए कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट इस बात से करता हूं कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि उनके बहुत सारे मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पे गिरे। नो डिनाइंग द फैक्ट, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान के बहुत से मिसाइल्स उनकी एयरफील्ड्स पे गिरे। अब हम आते हैं नुकसान के ऊपर कि उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी में देखे, अगर मैं ये बात करूं कि सैटेलाइट इमेजरी में कोई चेंजेस की गई हैं, अगर मैं ये बात करूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो जो नुकसान बताए ये नुकसान नहीं हुए, तो इट विल बी अ वीक आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी। मैं सिर्फ इन आर्ग्यूमेंट्स पे जाता हूं कि जो कुछ उन्होंने बताया है वो बिल्कुल आउटराइटली गलत है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वीक आर्ग्यूमेंट। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू अ वीक आर्ग्यूमेंट। मैं अपनी आवाम को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से बताना चाहता हूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया इसलिए डोंट ट्रस्ट देम, हम आपको बता रहे हैं तो ट्रस्ट अस। अब एक बात सुनिए, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि उनके इमेजेस अल्टर हुए, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो क्लेम किया वो गलत है। मैं एक खातून को इंट्रोड्यूस करता हूं इस डिस्कशन में, जिस खातून का नाम है क्रिस्टीन फेयर। क्रिस्टीन फेयर को बहुत से लोग अब जानते होंगे, जब क्रिस्टीन फेयर अभी इंडिया के चैनल्स के ऊपर आने के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान एज अ कंट्री के ऊपर, टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान की आर्मी को रोक आर्मी, और शी हैज बीन टॉकिंग अ लॉट ऑफ ट्रैश अबाउट पाकिस्तान। लोग आप जानते होंगे 2019 में मैंने क्रिस्टीन फेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और ये मैंने बताया था कि वो खातून जो पाकिस्तान के मुतालिक इतना हेट रखती है, वो खातून भी ये कहती है कि मैं ये चाहती थी कि एक F-16 तो क्या, पाकिस्तान के सारे F-16 गिरा देती इंडियन एयरफोर्स, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी F-16 नहीं गिराया। मैं अपनी तमाम तर नफरत के बावजूद ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि इंडियन एयरफोर्स ने कोई F-16 गिराया। मैंने उस वक्त एक वीडियो की थी क्रिस्टीन फेयर के ऊपर, डू चेक दैट आउट, इट्स एन ओल्ड वीडियो। तो वही क्रिस्टीन फेयर है जिसका पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि वो क्या कहती है इस क्लेम के ऊपर। आपने तो मुझसे पूछा ना कि इंडिया ने ये क्लेम किया है, तो आप बताएं कि क्या ये डैमेज वाकई हुआ है। तो क्रिस्टीन फेयर से ये पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू इट्स आर्म फोर्सेस जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें यह बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया। इमेजेस भी शो किए, तमाम चीजें अवाम के सामने रखी। तो आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? क्रिस्टीन फेयर ने एक वर्ड यूज किया, और तमाम का तमाम इंडियन नैरेटिव, और इस जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन को शी मेड अ बॉल ऑफ दैट क्वेश्चन एंड किक्ड इट आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो। उसने कहा बकवास। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट शी यूज्ड। ऑल्दो शी इज एन अमेरिकन, वो इतना अरसा इंडिया में रही है, शी हैज लर्न्ड हिंदी, आप उसको उर्दू कह सकते हैं, आप हिंदी कह सकते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया, बकवास। सिटिंग इन इंडिया, टॉकिंग टू द इंडियन मीडिया, शी सेड ये बकवास है, ये बकवास है, कुछ भी नहीं कर सके। उसने कहा एयरफोर्स में टोटल डोमिनेंस पाकिस्तान एयरफोर्स की रही है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मिसाइल्स नहीं गिरे। अगर मैं ये कहूं मिसाइल्स नहीं गिरे तो मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं कि आई एम लाइंग। पाकिस्तान में मिसाइल्स गिरे, पाकिस्तान में ड्रोन्स गिरे हैं। ड्रोन की भी मैं आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा जो है वो एक बात हो रही थी पाकिस्तान में कि देखिए जी पाकिस्तान की डिफेंस शील्ड कितनी कमजोर है कि शहरों के अंदर ड्रोन्स आ गए। रावलपिंडी में ड्रोन आ गया, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही फूड स्ट्रीट है, यहां पे आके गिर गया। पिंडी में GHQ है, पिंडी में देयर आर सो मेनी थिंग्स इन रावलपिंडी, बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं। हमने उनको क्यों अलाउ किया कि ये ड्रोन्स शहरों के अंदर तक आ जाएं, और हम प्रिमिटिव तरीके से गन शॉट से उसको गिराते रहे। यूं लग रहा था जैसा कोई
खुदा न खासा बहुत ही कोई कहते हैं ना इल इक्विप्ड आर्मी है। तो अब मैं उसके पीछे रीजन बताता हूं, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने 8 kg वॉर हेड के साथ वो ड्रोन भेजा था कोई तबाही मचाने के लिए? उन्होंने ड्रोन इसलिए भेजे थे कि वो यहां पे आके शहरों में 8 kg के वो एक एक्सप्लोजन करेंगे और उससे बहुत बड़ी कोई तबाही हो जाएगी। आपके ख्याल से ये रीजन थी? ये रीजन नहीं थी। ड्रोन्स इसलिए भेजे गए थे कि व्हेन ड्रोन्स कम और पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है उनको जब इंटरसेप्ट करेगा, रेडार्स उनको लॉक करेगा, फिर आपका एक पूरा निजाम हरकत में आता है जिससे उनको शूट डाउन किया जा सकता है। तो इससे पहले कि रेडार ऑन हो, उसको लॉक करे, द ड्रोन विल कन्वे द इंफॉर्मेशन कि रेडार कहां से ऑन हुआ है, ये कौन सा रेडार है, कौन सा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो रिले कर देता है। ड्रोन तो गया, ड्रोन तो था ही सुसाइड मिशन पे। ड्रोन वॉज नॉट सपोज टू रिटर्न, लाइव फीड दे रहा था। अगर रेडार या कोई मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसको लॉक कर देता तो इससे पहले कि वो उसके ऊपर फायर करता और वो नीचे गिर के तबाह हो जाता, वो रिले कर देता उस रेडार बीप को, उस मिसाइल बीप को कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है। ये सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। और फिर एयर स्ट्राइक उसके ऊपर होनी थी, मिसाइल स्ट्राइक उस रेडार सिस्टम के ऊपर होनी थी। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अच्छा मूव किया। हम गन शॉट से उसको खत्म करते रहे, सॉफ्ट किल करते रहे, हार्ड किल भी किए, कुछ ड्रोन्स गिरे भी, लेकिन ये वो डैमेज था जो कि उस डैमेज से बहुत कम था जो हो जाना था अगर पाकिस्तान अपने तमाम एक्टिव रेडार सिस्टम्स को ऑन करके उनको इंटरसेप्ट करता। बहुत बड़ी प्रूडेंस थी इस बात के पीछे। आपका क्या ख्याल है? S-400 जो पाकिस्तान ने निकाल लिया, सबसे इंपॉर्टेंट रफेल्स को तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत डिस्कस कर रहे हैं रफेल्स को कि हमने $280 मिलियन का एक रफेल गिरा दिया। अभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कंफर्म किया दैट देयर वर 6 एयरक्राफ्ट्स इन ऑल। इसके मुतालिक मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों जो 6th का क्लेम है वो लेट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री कभी भी अनकंफर्म्ड कोई चीज नहीं देना चाहती थी जिसको कल को रिफ्यूट करना पड़े, क्योंकि रिफ्यूट करना इज एम्बैरेसिंग। तो पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती थी कि जब तक हमें कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ना मिले तो जरूर कोई ना कोई ऐसी इनपुट आई है जिससे यह साबित हो गया है दैट दे वर नॉट 5, दे वर 6 एयरक्राफ्ट्स। और वो जो यूएवी है वो सिर्फ यूएवी नहीं है, वो कॉम्बैट यूएवी है, वो इजराइल की टॉप ऑफ द लाइन यूएवी है। उस टॉप ऑफ द लाइन यूएवी को गिराया। तो पाकिस्तान अनकंफर्म रिपोर्ट्स नहीं देना चाहता था। तो मैं उन तमाम लोगों से जो उस सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर बैठे हुए हैं, आप ये देखें कि क्रिस्टीन फेयर जिसका जो असरो रसूख है वो इंडिया की मिलिट्री के टॉप रैंक्स तक है, जिसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, बिकॉज शी इज ए डिफेंस एनालिस्ट, वो डिफेंस एनालिस्ट है, वो इन इमेजेस के मुतालिक क्या कहती है। मैं तो कोई भी आर्ग्यूमेंट दूंगा कि देखें इस इमेजरी में ये जो चीज दिखाई गई है, ये चीज किस तरीके से फोटोशॉप की गई है। इफ आई से दीज थिंग्स यू विल नॉट बिलीव मी एंड यू विल बी राइट नॉट टू बिलीव मी बिकॉज आई एम अ पार्टी, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। वट एवर आई से, चाहे मैं जितना मर्जी आर्ग्यूमेंट से क्यों ना कह दूं, देयर विल ऑलवेज बी अ बाइस दैट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू इट बिकॉज ही इज अ पाकिस्तानी, सो द लव ऑफ हिज country is dictating the way that he is talking. क्रिस्टीन फेयर ने ये कहा, बकवास। क्रिस्टीन फेयर ने ये चीज भी रिफ्यूट की है जो इंडियन एयरफोर्स ने एक एब्स्ट्रैक्ट सा क्लेम बताया था कि हमने भी उनके जहाज गिराए हैं, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में गिरे हैं तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। क्रिस्टीन फेयर ने इसको रिजेक्ट किया, इस तमाम नैरेटिव को, क्योंकि द क्वेश्चन वाज आस्क्ड on all of these narratives. उसने कहा बकवास, this is all stupid things that you are talking about. पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज बहुत अरसे तक इंडिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल हलके में
बाज़गश्त करता रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग जो अभी इंडियन मीडिया में आ भी रहे हैं, उनकी आवाज में वो गरज चमक क्यों नहीं है जो पहले थी? आपका क्या ख्याल है? रिफ्यूट तो वो कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, दे आर रिफ्यूटिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो घन गरज गरज चमक बिजली वो कहां है? बिकॉज दे नो व्हाट हैज हैपेंड, they've got an idea of what has happened. The Air Force of India knows that something big hit them. They don't know what hit them, but something really, really big hit them. They know that we are now talking of an electromagnetic spectrum. It is not just the aircrafts and the AWACS and the radars. हम इससे आगे निकल गए हैं, हम इससे बहुत आगे निकल गए। मैं शुरू में यह बात करता था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एयरफोर्स आपकी पावर प्रोजेक्शन होगी। मैंने आपसे यह बात की थी, मेरी पुरानी वीडियो 2019 की वीडियोस उठा लीजिए, 2020 की वीडियोस, 2021, 22, 23, 24, we are now in 25. I kept on saying air power is going to decide. एयर टू एयर कॉम्बैट की फिलॉसफीज चेंज कर दी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। आप इसको बिल्कुल एक ओवर स्टेटमेंट ना लीजिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से कंडक्ट किया है ये मिशन, ये तरीकाकार अब यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप गन में भी सिखाया जाएगा, बिकॉज दैट वाज न्यू। मैं कोई चीज बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रहा। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, टू हैव a 7-0 score in a air skirmish and putting all of the aircraft, top line aircrafts grounded. Next day, Pakistan Air Force was having a total aerial superiority. ये छोटी बात नहीं है। अपना एक प्लेटफॉर्म भी लूज न करना और दुश्मन की अददी तादाद होने के बावजूद एयर सुपीरियोरिटी हासिल करना आसान काम न था। ये छोटी विक्ट्री नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो एयर पावर को समझते हो। यह आसान काम था कि हमने उस तमाम जो एक पूरे एयरक्राफ्ट का पैकेजेस थे, उन पैकेजेस में हमने सिर्फ रफेल्स को आइडेंटिफाई किया और रफेल्स को हमने वी शॉट देम आउट। आपको पता है कितना मुश्किल काम था? मैं आपको दिखाता हूं ये कितना मुश्किल काम था। कम ऑन, आई विल शो यू। जी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि उन रफेल्स को उस पूरी फॉर्मेशन में से शूट करना कितना मुश्किल था। इट वॉज नॉट ईजी। टेक अ लुक एट दिस। ऑल्दो दिस लुक्स वेरी प्रिमिटिव, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि ये तमाम छोटी बॉल्स Su-30 MKIs, Mirages and MiG-29s, they are all these. Now we have come to the big balls over here. अब हम आते हैं इनके ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, एंड में द वन ओवर देयर। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का हदफ इन तमाम में से सिर्फ उनको हिट करना था। वन, टू, थ्री, फोर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अगर चाहती तो मैक्सिमम किल हासिल करती अगर वो तमाम बाकी एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करती, लेकिन चूंकि हमारा मिशन इस कोर को हिट करना था, दिस कोर ओवर हियर, 1, 2, 3, 4. So what we wanted to do was कि instead of getting more kill shots with the frontline fighters, we aimed for the core. We aimed for Rafales. 1, 2, 3, unconfirmed 4. ठीक है? तो हम लोगों ने ये जो वजीर आजम ने ये बार बार बात की कि हम चाहते तो हम और एयरक्राफ्ट भी गिरा देते, तो फ्रंट लाइन में जितने एसयूज थे, जितने MiG-29s थे, जितने मिराजेस थे, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, नॉट एट ऑल। वी कुड हैव गॉट मोर किल्स, हम चाहते तो हमारे और किल्स होते। अब जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया PL-15 और जो एवैक्स ने होम इन कराए, तो इन्होंने क्या किया, दैट इवेडेड द अदर एयरक्राफ्ट्स एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द रफेल्स, जो के प्रोटेक्शन में थे, जो बाकी एयरक्राफ्ट्स की प्रोटेक्शन में थे।
तो हमने उन एयरक्राफ्ट्स को वहां पे हिट किया जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन में थे। सो ये हो गया आपकी गॉडजिला फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये गॉडजिला फॉर्मेशन है तो ये मैक्सिमम पैकेज में है, प्रोटेक्शन के बैक साइड पे है, और तमाम बाकी फाइटर्स जो हैं वो फ्रंट पे हैं। दीज आर एट द बैक। सो एनी PL-15 would have to make its way through this formation into the heart of the formation and hit the Rafales over here. इंडिया का ऑब्जेक्टिव यह था कि रफेल्स हिस्सा तो ले कॉम्बैट में, लेकिन ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन में रहे, एंड दे वर ऑल सराउंडेड बाय द अदर फाइटर्स। रफेल्स का ये जो गॉडजिला फॉर्मेशन थी, ये कोई अलग से नहीं उड़ी थी, ये तमाम की तमाम इस एस्कॉट में थी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स हैज शॉट दीज रफाल्स डाउन। इन तमाम की फॉर्मेशंस को छोड़ के PL-15 ने इनको लॉक किया और इनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये आसान नहीं है, दिस इज नॉट एन इजी थिंग, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर ये एयरक्राफ्ट JF-17 एक PL-15 फायर करता है, सो द PL-15, अगर हम इसको इमेजिन करें, दिस इज द PL-15, इट वेंट थ्रू द अदर टारगेट्स, went to the core and hit the Rafale over here. रफाल्स को हिट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो ये बहुत बड़ी टेक्निकल पाकिस्तान एयरफोर्स की विक्ट्री है। इस विक्ट्री को भी ऐसे ही याद रखा जाएगा जैसे कि इजरायली एयरफोर्स ने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस से ज्यादा अरब्स की नॉन सिचुएशनल अवेयरनेस थी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स क्या है? रफेल्स, Su-30 MKIs, MiG-29s, ठीक है, उनमें रफेल स्टेट ऑफ द आर्ट है। मतलब जब रफेल्स लिए थे तो यह बता के लिया गया था कि इस वक्त इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है अवेलेबल, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये वेस्ट का बेस्ट है, द बेस्ट ऑफ द वेस्ट। दैट्स नाइस, द बेस्ट ऑफ द वेस्ट अगेंस्ट द बीस्ट ऑफ द ईस्ट। ये मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते ये मैंने एक पोएट्री की है, द बेस्ट ऑफ द वेस्ट वर्सेस द बीस्ट ऑफ द ईस्ट, the best of the west versus the beast of the east. That's nice, I should make a poem on that. Anyways, so the best of the west versus the beast of the east, and the beast just ate the best of the west for lunch. तो देखिए, हम में हम्बलनेस है, पाकिस्तानीज में हम्बलनेस है। पाकिस्तानीज एरियल विक्ट्रीज के बाद भी पीस की बात करते हैं, हम तो हमेशा पीस की बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत नुकसान उठाने के बाद भी आप में जंगी जुनून, लड़ाई, फसाद, मतलब कम ऑन, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं आपको एक बात बताता था कि वक्त चेंज होता जा रहा है, आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे आप इररिलेवेंट होते जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने किस तरीके से इंडिया को बताया कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो। देखिए, मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में ये बात बताऊं, आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो, क्योंकि इंडिया वॉज इन एन अंडरस्टैंडिंग और इंडिया वॉज इन एन इल्यूजन कि इंडिया एक पावर बन नहीं रहा है, बन चुका। आप देखें कि क्या इनकी एक तरीकाकार होता था, इनका जो फॉरेन मिनिस्टर जब यूरोप जाता था, यूनाइटेड स्टेट्स जाता था, क्या तरीकाकार होता था, किस तरीके से बात करता था? वो यूरोपियन नेशन से ऐसे बात कर रहा होता था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जैसे वो उनको कोई लेक्चर दे रहा। जो पावर्स होती है ना, वर्ल्ड पावर्स, जो एक्चुअल पावर्स होती है, उन्हें यह बताना नहीं पड़ता कि हम पावर है। चाइना ने कहां पे किसी स्टेज में कभी एडमिट किया हो कि हम पावर है? ये यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह की बात नहीं करती जिस तरह की बात आप करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करती, रशिया नहीं करती, यूरोपियन कंट्रीज ऐसे बात नहीं करती। कभी किसी सुपर पावर को, कभी किसी डेवलप कंट्री को किसी स्टेज पे उसको या उसकी आवाम को किसी और कंट्री को मॉक करते देखा? तुम बड़े गरीब हो, तुम बड़े गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, IMF के पास जा रहे हो, अपने तमाम नेबर्स को,
ये तो अपने तमाम नेबर्स के साथ ऐसे ही करते हैं। कभी आपने किसी पावर को ऐसे एक्ट करते देखा? आर यू कंपनसेटिंग फॉर समथिंग? आपके ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों है? आप अगर पावर बनेंगे ना तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चीख चीख के ये कह रहे हैं कि हम पावर हैं, हमें ट्रंप से कोई लेना देना नहीं, आईफोन बनाता है तो बनाए, नहीं बनाता तो ना बनाए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत है, कुछ गलत है। आप इसको देखिए, गौर कीजिए, सीरियसली गौर कीजिए, गलत है। मत ऐसा कीजिए, रियलिटी को एम्ब्रेस कीजिए। रियलिटी जितनी भी हार्ड है, रियलिटी आपको ये कह रही है आपने अभी बहुत सफर तय करना है। आप पावर की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आपके सिस्टम में से जब यूरोप की तमाम सपोर्ट, अमेरिका की तमाम सपोर्ट निकली है तो यू आर फॉलिंग डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। Reality is dawning on you and it's so bitter that you don't want to accept it. You don't want to accept this reality because it's bitter. But remember, sometimes you have to take bitter medicine to be fine. We have to be cruel to be kind. We have to be cruel to be kind. तो ये जो रियलिटी है ये क्रूअल है, लेकिन आप अगर इस रियलिटी को इसको देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अपने नेबर्स के साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने नेबर्स को डील करना है, कैसे रिस्पेक्ट के साथ और इंटेग्रिटी के साथ रहना है, तो आई थिंक यू हैव अ बेटर चांस ऑफ बिकमिंग मोर स्टेबल। ये जो आपके राजनाथ सिंह साहब हैं जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन्स हैं, ये एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो सेफ हैंड्स में नहीं है। यू आर द एग्रेसर, यू आर द एग्रेसर, इट इज यू, द वेपन्स आर नॉट सेफ विद यू, यू आर एक्सट्रीमिस्ट। टाइम हैज शोन, इट हैज प्रूव्ड दैट यू आर एक्सट्रीमिस्ट। इट वाज वी ऑल द टाइम talking about negotiations, talking about talks. But it was you who intruded our airspace and got a befitting response. Befitting response. आपको वो रिस्पॉन्स मिला है कि आप याद रखेंगे। मैं इंडियन अवाम से ये बात कहता हूं कि आप अपने मीडिया, अपनी गवर्नमेंट को इस चीज के मुतालिक बताएं। It is time for them to stop talking and start working. आपके बेनिफिट के लिए काम करें। 90% जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं उनके लिए कोई काम करें। आप अपनी 10% पॉपुलेशन को बेस करके वर्ल्ड पावर बनने के ख्वाब छोड़ दीजिए। आप उन स्लम्स को जो बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों को जो भूख से मरते जा रहे हैं, उन लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम करें। डू समथिंग। छोड़ दीजिए ये दुश्मनी की बातें, छोड़ दीजिए, कोई काम करें, अपनी आवाम के लिए काम करें। इंडिया इज नॉट ओनली द 10% मार्केट, 90% इंडिया में वो लोग भी हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो माय फाइनल मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया इज कि पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप खुद भी तरक्की कर सकते हैं और साथ अपने रीजन को भी साथ लेके चल सकते हैं। तो रीजन में अपने साथ के कंट्रीज में अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आग आपको जला देगी। रियलिटीज को फेस करें। मेरा मैसेज ये है, रियलिटीज को फेस करें। रियलिटीज जितनी भी हार्ड एंड हार्श है, इनसे भागे मत। अब वर्ल्ड पावर नहीं है, ना बनने की कोशिश करें। हाँ, ये जरूर है कि आप एक रीजन में एक पावरफुल कंट्री बन के उभर सकते हैं अगर आप अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके साथ कोऑपरेट करें। तो क्यों नहीं, हम चाहेंगे कि आप तरक्की करें, हम चाहेंगे कि आपके कंट्री में गुर्बत का खात्मा हो। तो लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा दिमाग, बड़ा दिल चाहिए। मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, जो मुसलमान आपके कंट्री में हैं उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। और दैट्स इट। ये आज की मेरी वीडियो थी
और आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड कि इनके जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स की क्या रियलिटी है, असल में क्लेम्स क्या हैं और रियलिटी में क्या है, वो चीजें जो सिर्फ ये मीडिया में प्रोजेक्ट करते हैं। तो दैट्स इट। मैं इजाजत चाहता हूं, अगली वीडियो में आप कोई और टॉपिक भी सजेस्ट करें तो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।